जिला कलेक्टर आयशा खान एक ऐसा नाम जिसे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में लोग इज्जत और हैरत से लेते थे। वो अफसर जो फाइलों के ढेर के पीछे बैठकर आदेश देने में नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर लोगों के दर्द को महसूस करने में यकीन रखती थी। आयशा के लिए सरकारी सेवा का मतलब सिर्फ ओहदा नहीं बल्कि इंसानियत था। वो मूल्य जो आज के तंत्र में कहीं खो चुका था। गर्मियों का मौसम था, जून का महीना। जैसलमेर के दूरदराज गांव में गुलाम हुसैन नाम का मजदूर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक मिट्टी के घर में रहता था। वो एक जमींदार की जमीन पर मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन उसका छोटा बेटा गलती से जमींदार के बगीचे में भैंस छोड़ आया। बस इतनी सी बात पर जमींदार के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा और फिर गांव में ये कहकर चले गए कि हमारे ऊपर कानून नहीं चलता। अगले दिन गुलाम हुसैन लहूलुहान हालत में थाने पहुंचा, लेकिन थानेदार ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। तुम्हें पता है किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए हो? थानेदार ने हंसते हुए कहा और शिकायत की फाइल एक तरफ सरका दी। टूटे हुए मन से गुलाम अगले दिन जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया। नंगे पांव, हाथ में अपने मेडिकल रिपोर्ट की फटी हुई फाइल लिए। आयशा ने जब खिड़की से उसे देखा तो तुरंत उसे अंदर बुलवाया। वो कांपती आवाज में बोला, बीबी साहिबा, मैं गरीब आदमी हूं, बस इंसाफ चाहता हूं। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। आयशा ने उसकी सोजी हुई आंखें और पीठ पर पड़े डंडों के निशान देखे। वो निशान जो सिर्फ किसी की निर्दयता नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी बयान कर रहे थे। शाम को उसने तत्काल बैठक बुलाई। थाना प्रभारी, तहसीलदार और जमींदार सभी को तलब किया। जमींदार सफेद कुर्ते और सोने की घड़ी में घुसा, चेहरे पर वही अहंकार। मैडम, गांव में ऐसी छोटी मोटी बातें रोज होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कहा। आयशा की निगाहें ठंडी पर तेज थीं। अगर आपको किसी की जान बेकार लगती है तो मुझे उसका हर कतरा कीमती लगता है, वो बोली। अगली सुबह वो बिना किसी सरकारी प्रोटोकॉल या मीडिया के गांव पहुंच गईं। गांव वाले हैरान थे, किसी कलेक्टर ने कभी उनके इलाके में कदम तक नहीं रखा था। वो गुलाम के घर पहुंची, चारपाई पर बैठी और सबके सामने पूरी घटना दोबारा सुनी। जमींदार के आदमियों ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने सख्ती से मना कर दिया। उसने मौके पर ही थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। लेकिन कुछ ही घंटों में फोन आने लगे, राजनीतिज्ञों के, वरिष्ठ अधिकारियों के, यहां तक कि एक रिटायर्ड आईएएस अफसर का भी फोन आया जो कभी उसका ट्रेनर था। आयशा, ये केस छोड़ दो, ये लोग बहुत प्रभावशाली हैं। आयशा ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, अगर मैं ये केस छोड़ दूं तो ये कुर्सी इंसाफ के लिए नहीं, उन लोगों के लिए रह जाएगी। एक हफ्ते बाद मामला अखबारों की सुर्खियों में आ गया। कुछ ने उसकी तारीफ की तो कुछ ने उसे ओवर इमोशनल और अविवेकी कहा, लेकिन आयशा ने परवाह नहीं की। वो हर रात रिपोर्टें देखती, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करती और गुलाम के परिवार की निगरानी रखती। एक रात उसके बंगले पर एक चिट्ठी आई, अगर अपनी फैमिली प्यारी है तो केस वापस ले गो। आयशा ने चुपचाप चिट्ठी पढ़ी, मोड़ी और अपनी डायरी में उसी पन्ने पर रख दी जहां उसके पिता की तस्वीर थी। वो पिता जो एक स्कूल टीचर थे और हमेशा कहा करते थे, बेटा, जब भी सच बोलने का मौका मिले डरना मत, क्योंकि सच बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। 3 महीने बाद अदालत का फैसला आया। जमींदार और उसके लोग दोषी ठहराए गए। पहली बार गांव के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर विरोध नहीं बल्कि खुशी का जुलूस निकाला। गुलाम की आंखों में आंसू थे। मैडम, आपकी जैसी अफसर हमने बस फिल्मों में देखी थी, वो बोला। आयशा मुस्कुराई, नहीं गुलाम, असली कहानी जो तब बनेगी जब तुम्हारा बेटा बड़ा होकर किसी और के लिए आवाज उठाएगा। उस रात अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर शहर की टिमटिमाती रोशनी को देखते हुए उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे सिस्टम से डर नहीं लगता, डर उस दिन का है जब सिस्टम को इंसाफ से डर लगने लगेगा।
और इसी पंक्ति के साथ आयशा खान एक मिसाल बन गई, एक याद कि जब भी सच्चाई किसी कुर्सी से टकराती है तो आवाज़ गूंजती है, सत्ता से ऊंची और डर से परे।